हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ में, जिसमें हम कर रहे हैं परीक्षाधाम पब्लिकेशन की बुक, जो कि पूरी करवाई जाएगी इस सीरीज़ के तहत। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस सीरीज़ में इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 7वें चैप्टर का ये सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियों को कंप्लीट कर रहे होंगे। इसके पहले आप देख चुके होंगे कि मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र के बारे में, जो कि हमने आधा ही चैप्टर कंप्लीट किया था और ये उसका पार्ट 2 रहेगा। यदि आपको पार्ट 2 आप तक नहीं पहुंचा हो तो आप चैनल पर विजिट करें और मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं, उसमें परीक्षाधाम पब्लिकेशन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं बाकी के वीडियो। चलिए, और डेली यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली इसका मिल जाए। चलिए, समय को बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों और अववाह तंत्र का के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं सोन नदी के बारे में, जिसका उद्गम सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी की अनूपपुर जिला से होता है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी के अनूपपुर जिला से होता है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाता है। सोन नदी का मुहाना कहाँ है? पटना के निकट है, जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो गंगा नदी की उपनदी मानी जाती है सोन नदी। सोन नदी की कुल लंबाई की बात करें तो जिसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जोहिला, जारवही, बनास, गोपद और रिहंद आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो हमने क्या देखा कि सोन नदी का उद्गम अनूपपुर ज़िले से हो रहा है, अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से हो रहा है, और इस नदी का मुहाना बिहार के पटना ज़िले के निकट यह गंगा में जाकर समाहित हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में जोहिला, जारवही, बनास, गोपद और रिहंद आदि इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए, बात कर लेते हैं सोन नदी पर स्थित प्रमुख बांध और परियोजनाओं के बारे में। कौन कौन से बांध इस नदी पर हैं, कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर चल रही हैं, आइए देखते हैं। पहली है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना, जो कि शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर स्थित है। बाणसागर परियोजना शहडोल जिले के देवलोंद नामक शहर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इनका रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, चलिए आगे जानेंगे आगे क्या रेशियो है, ये किस प्रकार ये विभाजित किया गया है। चलिए, सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। जो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, उस पर गोविंद वल्लभ पंत परियोजना या रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है या वर्तमान रूप में या वर्तमान स्वरूप में चल रही है। बात करें सोन नदी के विशेष तथ्यों की, और आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते हैं जो विशेष तथ्य होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए बात करते हैं विशेष तथ्यों की। सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल जिले की सीमा पर स्थित है। जो सोन घड़ियाल केंद्र है वह सोन नदी पर स्थित है और यह सीधी व शहडोल की सीमा पर स्थित है। सोन नदी को जो है प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? नंद नदी के नाम से सोन नदी को प्राचीन काल में जाना जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं मैप। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर नदी को पढ़ने के पश्चात उसका मैप देखते हैं, उसका फ़ोटो आँखों के द्वारा खींचते हैं और मस्तिष्क में उसको स्टोर करते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उस फ़ोटो को खोलकर उसकी नकल करके आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है
सोन नदी जो कि कुछ इस प्रकार है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आके मिल रही है जोहिला नदी, फिर बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी। ये रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना स्थित है, ये उत्तर प्रदेश वाले राज्य में या क्षेत्र में स्थित है। फिर यहाँ से आकर मिलती है कन्हेर नदी, और ऊपर वाले एरिया से आती है जारवाही नदी, और ये सोन नदी स्वयं प्रवाहित हो रही है। और फिर ये पटना नामक स्थान पर गंगा नदी में जाकर विलुप्त हो जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है, सोन नदी की मुख्य परियोजना बाणसागर परियोजना है, जो कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाणसागर परियोजना का नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। जो बाणसागर परियोजना है उसका नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, ये हैं कवि बाणभट्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, हम जानेंगे उनके बारे में विस्तार से। माही नदी पहली नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर जिला धार से होता है। मतलब धार जिले में सरदारपुर के समीप मिंडा गांव है, जहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। इस नदी का मुहाना गुजरात व राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर यह नदी गिर जाती है। माही नदी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से प्रवाहित तो होती ही है, तो ये 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। जो माही नदी है उसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में सोम, चाप, अनास और जाखम हैं। माही नदी की सहायक नदियों में सोम, चाप, अनास और जाखम हैं। दोस्तों, सहायक नदियाँ आप बिल्कुल याद रख लें, ये नदियों की परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। बात करें माही नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं की, तो परियोजनाओं की दृष्टि से पहली परियोजना है जमुना लाल बजाज परियोजना, जो कि राजस्थान राज्य में माही नदी पर स्थित है। फिर है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध गुजरात राज्य में स्थित है। कड़ाना बांध कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें माही नदी के विशेष तथ्यों के बारे में, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती हैं। दोस्तों, नदियों की दृष्टि से एक बार फिर अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदियों के मिलने से होता है? तो ये 3 नदियों के संगम से होता है, जो कि माही, सोम और जाखम है, और यह राजस्थान राज्य वाले क्षेत्र पर इन नदियों का संगम होता है और वहाँ पर बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। इस संगम का निर्माण यह 3 नदियाँ तो कर चुकी होती हैं, और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रामेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदियों के संगम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है या आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आदिवासियों की गंगा या आदिवासी गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये माही नदी को कहा जाता है। दोस्तों, यदि हम माही नदी के मैप या माही नदी के चित्र के बारे में या माही नदी के प्रतिरूप के बारे में बात करें, तो यह
यहाँ से निकल रही है धार जिले सरदारपुर मिंडा गांव। तो मिंडा गांव का संबंध माही नदी से है, जो कि धार जिले में स्थित एक गांव है। और यह नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती जाती है और अंतिम रूप से खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन खंभात की खाड़ी में गिरने से पूर्व इसमें कुछ नदियाँ आकर, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, वो आकर इसमें मिलती हैं या समाहित हो जाती हैं। आइए देखते हैं सहायक नदियों में अनास नदी, मोरेन नदी, सोम नदी, जाखम नदी व बेड़ेश्वर संगम और एराव नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित प्रमुख परियोजना मानी जाती है। और दोस्तों, कड़ाना बांध माही नदी पर स्थित है। कड़ाना बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टेबल दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियाँ कौन सी हैं। कि राष्ट्रीय उद्यान में, जो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा जूम करके, ताकि आपको स्पष्ट नज़र आ सके। प्रवाहित नदियाँ और राष्ट्रीय उद्यान। प्रवाहित नदियों में बात करते हैं चरणगंगा नदी की। तो चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी का नाम है चरणगंगा नदी। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उमरिया जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मनिहार नदी की। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, या माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है शिवपुरी जिले में। और आगे बात करें तो देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क स्थित है होशंगाबाद जिले में, या वर्तमान नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत। बात करें जोवट नदी की, तो जोवट नदी प्रवाहित होती है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बीच से। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है धार जिले में। चलिए आगे देखते हैं कैन और खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पन्ना जिले में। बात करें बंजर, हालो और सुपर्ण नदियों की, तो ये नदियाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। बंजर, हालो और सुपर्ण नदियाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से प्रवाहित होती हैं, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंडला जिले में। पेंच और कान्हा नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? जहाँ पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है मोगली लैंड। चलिए आगे जब हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे कि कहाँ कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और कौन सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, क्या इनके बारे में डिटेल से बातें दी गई हैं। आगे के चैप्टरों में हम विस्तार पूर्वक उनका अध्ययन करेंगे। चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी की, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी। नर्मदा नदी की बात हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम की। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर जिले से होता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से होता है। और अमरकंटक आप सभी को मालूम है, अमरकंटक अनूपपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। और बात करें नर्मदा नदी के मुहाने की, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
जब बात करते हैं हम इसकी लंबाई की, तो नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर व मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर व मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर मानी जाती है या मापी जाती है। नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक नदियों के बारे में क्या तथ्य दिए गए हैं वो देख लेते हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं दोस्तों, जो कि ज्ञात हैं। और भी सहायक नदियां होंगी जो अभी अज्ञात हैं। चलिए, हमें तो बात करना है 41 सहायक नदियों की, जिनमें से 22 बाएं तरफ से और 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। बाएं मतलब इसमें जो नर्मदा नदी है उसमें बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या 22 है और दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों की संख्या 19 है। नर्मदा में बाईं तरफ से, चलिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नर्मदा में बाईं तरफ से बंजर, सेर, शक्कर, तवा, शुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। और नर्मदा में दाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में हैं हिरण, बारना, कोलार, मान, हथनी आदि नदियां आकर इसमें दाईं तरफ से मिल जाती हैं। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियों में गुजरात में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं नर्मदा नदी में? आइए देखते हैं। कारा, कारजन, खुर्दी और कॉटन नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या तथ्य दिए गए हैं। चलिए, जो कि परियोजनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं और कौन से जलप्रपात हैं वो एक मैप में बताया गया है कि नर्मदा नदी में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए एक फिर से हम आँखों में फ़ोटो खींचेंगे, आँखों के द्वारा फ़ोटो खींचेंगे और मस्तिष्क में स्टोर करेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय हम उसकी नकल कर सकें। चलिए, अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है, जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और जारवानी जलप्रपात। 4 जलप्रपात हमने मुख्य रूप से पढ़ा। आगे और भी जलप्रपात हैं दोस्तों जो कि आगे दिए हुए हैं इस बुक में, उनका नाम भी हम एक नज़र में याद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अवंतीबाई परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, तवा परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं हैं। अवंतीबाई परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, तवा परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसमें सहायक नदियों की बात करें तो शक्कर, तवा, छोटी तवा, सुक्ता आदि नदियाँ जाकर प्रवाहित होती हैं। और ऊपर की ओर से देख लेते हैं, चोरल, मान, हथनी आदि प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। और नर्मदा नदी अंतिम रूप से प्रवाहित होती हुई जाकर गिरती है खंभात की खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि नर्मदा नदी के बारे में क्या अन्य तथ्य दिए गए हैं। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं? आइए देखते हैं। पहली परियोजना जिसका नाम है थावर परियोजना। तो थावर परियोजना दोस्तों मंडला जिले में स्थित है। थावर परियोजना किस जिले के अंतर्गत चलाई जा रही है? मंडला जिले के अंतर्गत थावर परियोजना है। और अवंतीबाई परियोजना जबलपुर जिले के अंतर्गत चलाई जा रही है। बात करें इंदिरा सागर परियोजना की, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले के अंतर्गत और देजला देवड़ा परियोजना खरगोन जिले के अंतर्गत। जब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो महेश्वर परियोजना खरगोन जिले के अंतर्गत संचालित है। फिर मान परियोजना धार में, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना अलीराजपुर में और लोअर गोई परियोजना बड़वानी में और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नर्मदा जिले के अंतर्गत संचालित की जा रही है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं कि इन परियोजनाओं को लाइन से कि किस प्रकार
ये परियोजनाएं आगे बढ़ती हो जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं थावर परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, तवा परियोजना, बारना परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, लोअर गोई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, मान परियोजना और यहाँ स्थित है ओमकारेश्वर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमने नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखा। अब आगे देखेंगे कि नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं। दोस्तों, नदियों के चैप्टर की दृष्टि से नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। चलिए, नर्मदा नदी की प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो पढ़ते हैं कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा आदि जो जलप्रपात हैं, यह जलप्रपात अमरकंटक अनूपपुर ज़िले में स्थित हैं। अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत कौन से हमने जलप्रपातों को देखा? कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत हैं और नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात हैं। आगे बढ़ते हैं तो धुआंधार जलप्रपात, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ें तो मानधाता और दर्दी जलप्रपात। मानधाता और दर्दी जलप्रपात खंडवा जिले में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? खंडवा जिले में स्थित हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? महेश्वर खरगोन में स्थित है। जारवानी जलप्रपात की बात करें तो जारवानी जलप्रपात गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में जारवानी जलप्रपात स्थित है। दोस्तों, बात करें कन्फ्यूजन पॉइंट की कि हम कन्फ्यूज कहाँ हो जाते हैं, यानी कि हमारा कान कहाँ फ्यूज हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों में प्रवाहित होती है। हम बहुत सी बुकों में देखते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है, तो दोस्तों वो तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। ये हमने डिटेल में जाना है और आगे भी कुछ साक्ष्य हैं जो कि इस बुक में हमको देखने को मिलेंगे। तो ये आप याद रखें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर प्रवाहित होती है और ये 16वां जिला है सिवनी जिला। नर्मदा नदी सिवनी जिले के घनसौर तहसील के पीपरटोला गांव में होकर गुजरती है या पीपरटोला गांव से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात देखते हैं मैप में किस प्रकार दर्शाए गए हैं। चलिए, कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, धुआंधार, दर्दी, सहस्त्रधारा, जारवानी और मानधाता, ये हैं नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। आइए जानते हैं आगे क्या दिया गया होगा। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट कौन से हैं दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट, पहला है गौरी घाट, जिसे पहले ग्वारी घाट कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर गौरी घाट कर दिया गया है। यह घाट जबलपुर ज़िले में स्थित है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया था। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया था। अगला घाट है सेठानी घाट। सेठानी घाट है होशंगाबाद ज़िले में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद ज़िले में सेठानी घाट स्थित है। ठीक है, बरमान का घाट। बरमान का घाट है नरसिंहपुर ज़िले की गाडरवाड़ा तहसील के अंतर्गत। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति पर यहाँ 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। बात करें महेश्वर घाट की। महेश्वर घाट खरगोन जिले के अंतर्गत स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई
ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। यदि क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट किसको कहा जाता है या किसे माना जाता है, तो उत्तर होगा महेश्वर घाट, जो स्थित है खरगोन जिले में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 16 जिलों से होकर प्रवाहित होती है और उन 16 जिलों का नाम हम देखते हैं। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर से प्रवाहित होती है। चलिए आगे देख लेते हैं इस मैप में एक बार फिर से क्या दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये जिलों का क्रम है, इसमें मैप के थ्रू भी देख लें आप कि किस प्रकार नर्मदा नदी आगे बढ़ती है। अनूपपुर, फिर डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में जो विशेष तथ्य दिए गए हैं। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है व इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक यह यात्रा का आयोजन किया गया था। यात्रा 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ होती है और 15 मई 2017 तक कुल मिलाकर 148 दिन तक यह चलती रहती है। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा दिया गया है। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा दिया गया है व इसके अन्य नाम रेवा, मैकलसुता व संकरी या शंकर पुत्री हैं। मैकलसुता व संकरी या शंकर पुत्री हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है, क्या देखा हमने कि नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा दिया गया व इसके अन्य नाम रेवा, मैकलसुता व संकरी या शंकर पुत्री हैं। चलिए, नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर या खुशी प्रदान करने वाली या खुशीदायिनी या आनंददायिनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गॉर्ज, मांधाता गॉर्ज और मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती है। दोस्तों, आप ये बिल्कुल ना भूलें कि नर्मदा नदी किन किन गॉर्ज का निर्माण करती है, क्योंकि जब मुकरता गॉर्ज क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नदी का नाम याद आता है, वो नदी होती है चंबल नदी, जो कि उसका आंसर यदि हम पेपर में लगाते हैं तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि मुकरता गॉर्ज नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख गॉर्ज है और मार्बल गॉर्ज और मांधाता गॉर्ज इसके अन्य गॉर्ज हैं। टोरटोर या महासीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली टोरटोर या महासीर नर्मदा नदी में पाई जाती है या नर्मदा नदी के अंतर्गत अपना जीवन यापन व्यतीत कर रही है। यदि आपको देखने की इच्छा है तो आप नर्मदा नदी में कूदकर इन नदियों के दृश्य का लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन कूदें तभी जब आपको स्विमिंग आती हो, क्योंकि यदि आपको तैरना नहीं आया तो फिर आप महासीर को तो नहीं देख पाएंगे, महासीर आपको देखेंगे। चलिए, राजौरस छिपकलियों का राजा है। राजौरस कौन है? छिपकलियों का राजा है। मांसाहारी डायनासोर की यह एक प्रजाति है। मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है कौन? छिपकलियों का राजा राजौरस।
इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। किसके जीवाश्म? राजौरस के जीवाश्म सन 1982 और 1984 के दौरान भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा नदी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन नर्मदा में मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, एमपी जो पुलिस है, उसको प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम हेल्प में क्या दिया गया है। एग्ज़ाम हेल्प, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा वेतवा नदी को कहा जाता है। और वेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहे जाने के क्या आधार है? क्या आधार है? यह है प्रदूषण का आधार, कि सर्वाधिक प्रदूषण बेतवा नदी पर है, इस कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर सबसे पवित्र नदी मध्य प्रदेश की मानी जाती है नर्मदा नदी, जिसे माँ नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है, या माँ रेवा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। बात करते हैं बुंदेलखंड की गंगा। बुंदेलखंड की गंगा है वेतवा नदी। कौन सी नदी है? वेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। फिर आदिवासी गंगा या आदिवासियों की गंगा कही जाती है माही नदी। माही नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा नदी को। मालवा की गंगा है शिप्रा नदी। और गिवर ऑफ प्लेजर, जिसे कहा जाता है खुशियों की नदी या आनंद प्रदान करने वाली नदी, जिसका नाम है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कही जाती है केन नदी। केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कन्फ्यूज़न पॉइंट के बारे में, कि हमारे कान कहाँ फ्यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है, भारत में बहुत सी नदियों के एक समान नाम हैं, जैसे कि टोंस नदी, मंदाकिनी नदी, बनास नदी और कावेरी नदी। टोंस नदी की बात करें तो एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। और मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, तो दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बात करें बनास नदी की, एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और दूसरी चंबल की सहायक नदी है। जो बनास नदी है एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल की सहायक नदी है, तो दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। देख लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। कहाँ बहती है? कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। एक कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या तथ्य दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। एक बार फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। उद्गम ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। इस
नदी के मुहाने की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर आंकी गई है या 724 किलोमीटर मापी गई है। ताप्ती नदी की सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणावती है। दोस्तों, पूर्णा नदी पर सर्कल इसलिए किया गया है क्योंकि एक साल पहले ही MPPSC प्री में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि पूर्णा किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है, तो उसका उत्तर आंख बंद कर कर लोगों ने ताप्ती नदी को लगाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रमुख बांध या परियोजनाएं। यदि आपको भी आंख बंद करके उत्तर लगाना है तो आगे वीडियो में बने रहें और आगे इस सीरीज़ को पूर्ण देखें, क्योंकि आधी अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और यदि आपको डेली मध्य प्रदेश GK का वीडियो चाहिए और यदि आपको लगता है कि कोई भी और बुक पढ़ानी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, उसमें कोई भी परेशानी या दुविधा ना हो। चलिए बात करते हैं प्रमुख बांध या परियोजनाओं की। पारसडोह बांध जो कि बैतूल ज़िले में स्थित है, फिर हटनूर बांध यह महाराष्ट्र में स्थित है और उकाई परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। पारसडोह बांध बैतूल ज़िले में स्थित है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में स्थित है और उकाई परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए ये प्रवीण सर कहते हैं कि यदि आपके घर में आपके ओपिनियन बताने को भी जुबान लड़ाना कहा जाता है तो पढ़ते रहिए। यदि आप घर वालों को सजेशन देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए और फिर आपके घर वाले कहते हैं कि बेटा जुबान मत लड़ाओ, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए आप समझ गए होंगे। विशेष तथ्य के बारे में बात करते हैं कि ताप्ती नदी किन विशेषताओं को धारण करती है। ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहरों में बुरहानपुर, भुसावल और सूरत स्थित हैं। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं? बुरहानपुर, भुसावल और सूरत। सर्वाधिक मिट्टी के टापू मड आइसलैंड ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मिट्टी के टापू जिन्हें मड आइसलैंड कहा जाता है, यह ताप्ती नदी पर पाए जाते हैं दोस्तों, ना कि चंबल नदी पर पाए जाते हैं। तो मड आइसलैंड सर्वाधिक या मिट्टी के टापू सर्वाधिक ताप्ती नदी पर पाए जाते हैं। और मुकरता गोर्ज कहाँ पाया जाता है? नर्मदा नदी के अंतर्गत पाया जाता है। और चलिए आगे देखते हैं कि स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित हैं और ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, कुरु जो वंश था उसकी उत्पत्ति किस नदी से मानी जाती है? यह मानी जाती है ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। समाचार के पन्नों में क्या खबर आई हुई थी दोस्तों जो हमसे मिस हो गई थी? आइए देखते हैं। 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं मैप देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। यह निकलती है बैतूल ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान से। इसमें जैसा कि आपको मालूम है पारसडोह बांध स्थित है, ये बुरहानपुर शहर स्थित है, ताप्ती नदी जा रही है। इसमें आकर मिलने वाली नदियाँ गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और
अरुणावती आदि नदियां हैं। ये है भुसावल, फिर सूरत और ये है स्वाली बंदरगाह या स्वाली। फिर इसमें उकाई परियोजना स्थित है और हटनूर बांध भी इसमें स्थित है, जो कि हमने डिटेल में इसके पहले देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी। टेबल दी हुई है कि कौन से घाट किस नदी पर स्थित हैं और किस स्थान पर स्थित है। ये होंगे हमारे प्रमुख घाट, फिर देखेंगे नदी और स्थान। कंचन घाट स्थित है बेतवा नदी पर, ओरछा स्थान पर। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद जिले में। शांडिया घाट नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद जिले में। गौरी घाट नर्मदा नदी पर, जबलपुर जिले में। संग्राम घाट नर्मदा नदी पर, मंडला जिले में। बरमान घाट नर्मदा नदी पर, नरसिंहपुर जिले में। राम घाट शिप्रा नदी पर, उज्जैन जिले में। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर, खरगोन जिले में। और राजघाट ताप्ती नदी पर, ये है बुरहानपुर में। चलिए दोस्तों, ये इनके बारे में पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको तेज़ी से पढ़ाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि बुक नहीं है, और या तो बुक ले सकते हैं आप डायरेक्ट। चलिए काम की बात दी हुई है, काम की बात करते हैं कि बालाघाट स्थित गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी जलप्रपात है। बालाघाट में स्थित गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी जलप्रपात है, ना कि बैनगंगा नदी पर स्थित कोई जलप्रपात। और यह जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में यह एक पिकनिक स्पॉट है जो वन विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी पुष्टि करते हैं बालाघाट में रहने वाले संकेत विशेन। ठीक है, चलिए दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। कौन सी नदियां हैं जो अपने मध्य प्रदेश से नीचे की ओर चली जाती हैं या मध्य प्रदेश के दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में पहली नदी है वैनगंगा नदी। तो वैनगंगा नदी का उद्गम मुंडारा गांव, गोपालगंज जिला सिवनी से होता है। कहाँ से होता है? सिवनी जिले के गोपालगंज और मुंडारा गांव से होता है। मुहाना, यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए यह गोदावरी में मिल जाती है। दोस्तों, प्राणहिता संगम वैनगंगा और वर्धा नदी का संगम है, जो कि हम आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हो। लंबाई की बात करें तो 569 किलोमीटर या 569 किलोमीटर वैनगंगा नदी की लंबाई है। सहायक नदियों की बात करें, वर्धा, बाघ, अंधरी, गरहवी, बावनथड़ी व पेंच नदी। सहायक नदियों में वर्धा, बाघ, अंधरी, गहरवी, बावनथड़ी व पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और प्रमुख बांध या परियोजनाओं की बात करते हैं तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख बांध या परियोजनाएं हैं संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध, जो कि वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। बात करते हैं धुती बांध की। धुती बांध वैनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। धुती बांध कहाँ स्थित है? वैनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में धुती बांध स्थित है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। क्या देखा हमने कि जो राजीव सागर परियोजना है वो बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। माचा गोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। माचा गोरा बांध कहाँ है? पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। बात करें विशेष तथ्यों की, वैनगंगा के विशेष तथ्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश की पहली नहर का नाम था वैनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था।
मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जो बालाघाट शहर है वो वैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। ये वैनगंगा नदी के समीप है, ना कि वैनगंगा नदी पर स्थित है। यह एक पहाड़ी झरना है जिसका नाम है गांगुलपारा जलप्रपात। वैनगंगा को पुराणों में वेवा, वैया और दीदी के नाम से जाना जाता है। वैनगंगा नदी को पुराणों में वेवा, वैया और दीदी के नाम से जाना जाता है। तो वैनगंगा नदी के बारे में ये मैप देख लेते हैं और इस मैप की फ़ोटो आप आँखों से खींच लें और अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लें, ताकि जब यहाँ से प्रश्न आए तो हम उसकी नकल कर सकें। चलिए, ये गोदावरी नदी है जो आकर मिल रही है। उससे पहले देखते हैं कि सिवनी के मुंडारा गांव से जो वैनगंगा नदी है वो निकलती है। कुछ इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर इस नदी पर भीमगढ़ बांध स्थित है। आगे चलते हैं तो इसी पर बालाघाट शहर स्थित है और फिर धुती बांध भी वैनगंगा नदी पर बना हुआ है और गांगुलपारा जलप्रपात इसी के समीप स्थित है और राजीव सागर परियोजना भी वैनगंगा नदी पर स्थित है। उसी के साथ ही एक और नदी कालीभीत पहाड़ी से बैतूल जिले से निकलती है और आगे बढ़ती चली जाती है। इस नदी का नाम है दोस्तों वर्धा नदी। वर्धा नदी और वैनगंगा नदी का, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संगम हो रहा है और इस संगम का नाम है प्राणहिता संगम और ये आगे प्राणहिता के नाम से बढ़ती है और जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। चलिए, सॉरी दोस्तों, चलिए, असुविधा के लिए खेद है दोस्तों। चलिए, ये आप देख चुके होंगे, है ना। ये कान्हन नदी थी, ये पैंच नदी है। कान्हन नदी ये सौंसर वाले स्थान से निकलती है और पैंच नदी जुन्नार देव से निकलती है और ये कुल मिलाकर आकर मिलती है वैनगंगा नदी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं वर्धा नदी के बारे में। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर वैनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर वैनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, जैसा कि हमने मैप में अभी ऊपर देखा। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित हैं। सेवाग्राम और पवनार आश्रम। आगे देख लेते हैं प्राणहिता नदी के बारे में। प्राणहिता नदी वर्धा व वैनगंगा का संगम है। किसका संगम है? वर्धा व वैनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी, या जो राइज ऑफ शिवगामी एक बुक है दोस्तों, जो कि लिखी है आनंद नीलकांतन ने। यह एक उपन्यास है जो कि प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी और इसी पर आधारित है राइज ऑफ शिवगामी, जिसके लेखक हैं आनंद नीलकांतन। आइए देख लेते हैं आगे। आगे दिया हुआ है पैंच नदी के बारे में। आइए जानते हैं पैंच नदी के क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, ये है हमारी पैंच नदी। पैंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जुन्नार देव से पैंच नदी का उद्गम होता है। जुन्नार देव जो कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पैंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पैंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के
आमोदागढ़ में पाया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक या द सेकेंड जंगल बुक, ये दूसरी बुक है। पहली कौन सी है? द जंगल बुक, दूसरी द सेकेंड जंगल बुक, और रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। ये तीनों बुक लिखी हैं रुडयार्ड किपलिंग ने, और जिसमें उल्लेख है मोगली के बारे में और मोगली लैंड के बारे में। आमोदागढ़ दोस्तों, आमोदागढ़ स्थित है सिवनी जिले में, और आमोदागढ़ को कहा जाता है द लैंड ऑफ मोगली। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये है मोगली, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में। इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं है, तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे नदियों के बारे में एक बहुत बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट को हम देखेंगे जो कि संपूर्ण नदियों का एक एनालिसिस रहेगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यदि महत्वपूर्ण है। यदि हमको पूरी नदियों का रिवाइज करना है तो 10 मिनट में हम वहाँ से रिवाइज कर लेंगे, जो कि हम आगे कुछ ही क्षणों पश्चात देखेंगे। भारत में नदी जोड़ों का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। नदी जोड़ो परियोजना के लाभों के बारे में बात करें तो यहाँ पेयजल की समस्या कम हो जाती है, सूखे और बाढ़ की समस्या कम हो जाती है, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधर जाएगा और सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा और जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। नदी जोड़ो परियोजना के क्या दुष्प्रभाव हैं? विस्थापन और पुनर्वास की समस्या होगी, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वन उन्मूलन की समस्या होगी और अप्राकृतिक और अधिक खर्चा देखने को मिलेगा। चलिए ये देख लेते हैं। ये केन बेतवा लिंक परियोजना का मैप दिया हुआ है। यह है केन बेतवा लिंक परियोजना और यह है हमारी केन नदी और यह है बेतवा नदी। यहाँ पर केन नदी पर बना हुआ है पन्ना जिले पर दौधन बांध, ठीक है। ये छतरपुर स्थित है और यहाँ है बरुआ सागर बांध। ये है निवाड़ी, यहाँ है टीकमगढ़, ऊपर हमीरपुर, यहाँ है बांदा, इधर है ललितपुर, यहाँ है झांसी। आप मैप के थ्रू इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। समय को बिना गवाए आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में डिटेल से जानते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई और इसके समझौते पर हस्ताक्षर 22 मार्च 2021 को कर दिया गया। इस परियोजना की कुल लंबाई 221 किलोमीटर है और लाभान्वित कुल जिले हैं 13, जिनमें मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन आदि जिले मध्य प्रदेश के आते हैं और उत्तर प्रदेश के जिलों में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर आदि जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। प्रथम चरण की बात करते हैं। छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण किया गया है, दौधन बांध जो कि केन नदी पर स्थित है। और द्वितीय चरण में क्या होगा दोस्तों? ये लोअर और बांध बनाया जाएगा, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना का निर्माण किया जाएगा और आगे देखें तो कोटा बैराज का निर्माण किया जाएगा। लोअर और बांध शिवपुरी जिले में स्थित है, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर जिले में चलेगी और कोटा बैराज स्थित है विदिशा में। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। क्या ड्रेनेज सिस्टम है? आइए आगे हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है।
मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र एवं उनका क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 1,83,104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। अपवाह में शामिल प्रमुख उपनदियां हैं चंबल, बेतवा, सिंध, धशान, शिप्रा, टोंस, सोन, केन और काली सिंध। ये नदियां गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र दूसरा अपवाह तंत्र है। नर्मदा का कुल अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला है। अपवाह में शामिल उपनदियां कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा आदि। कौन सी नदियां हैं? तवा, बारना, मान, बरगी और छोटी तवा आदि। फिर देख लेते हैं ताप्ती अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र है? ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र मात्र 9,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपवाह तंत्र में शामिल प्रमुख उपनदियां हैं बोरी, गिरना और अमरावती। चलिए आगे देखते हैं माही अपवाह तंत्र। माही अपवाह तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? 38,699 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 6700 या मात्र 7,188 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। अपवाह तंत्र में शामिल प्रमुख उपनदियां हैं जाखम, सोम आदि। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। तो 56 का मैदान किस नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है? ये कहा जाता है माही नदी के अपवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। बात करें गोदावरी अपवाह तंत्र की। कौन सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र। चलिए देख लेते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदी वैनगंगा और उसकी सहायक नदियां पेंच, कान्हन, वर्धा, वावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। गोदावरी बेसिन का मध्य प्रदेश में कुल अपवाह क्षेत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं महानदी अपवाह तंत्र की। महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का भी कुछ क्षेत्रफल शामिल है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र मात्र 154 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है या सबसे निम्न अपवाह तंत्र इसे माना जाता है। देख लेते हैं इसके विशेष तथ्य। जल विभाजक किसे कहा जाता है? एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। बात करें जल ग्रहण क्षेत्र की। कौन सा है? जल ग्रहण क्षेत्र। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अपवाह प्रतिरूपों के बारे में। मध्य प्रदेश में स्थित निम्न अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनमें है पहला वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है इसको। जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। इसका उदाहरण है गंगा, यमुना एवं महानदी। ये पेड़ का प्रतिरूप आप देख सकते हैं। गंगा, यमुना और महानदी इसका उदाहरण है। आरी या अपकेंद्रीय प्रतिरूप कौन सा है? आरी या
अपकेंद्रीय प्रतिरूप, आप मैप में देख सकते हैं RE अपकेंद्रीय प्रतिरूप है। ठीक है, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे आर्य या अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी निकलती हैं। अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी नदियाँ निकलती हैं। ये है आर्य प्रतिरूप दोस्तों। फिर है पर्वतीय नदियाँ। पर्वतीय नदियाँ, जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं। जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण में आकर मिलती हैं तो इसे पर्वतीय नदियाँ कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं गंगा तथा यमुना नदी में मिलने वाली नदियाँ जो कि हैं केन, सिंध और बेतवा। केन, सिंध और बेतवा। ठीक है। अध्यारोपित नदियाँ, अध्यारोपित नदियों की बात करें, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपरदन करती है। क्या करती है? जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपरदन करती है। कटाव से आप समझ गए होंगे, चंबल नदी, बनास नदी आदि नदियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन आप इसे पूरा ज़रूर देखेंगे क्योंकि आगे संपूर्ण नदियों का एक एनालिसिस दिया गया है। ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण है। ये दिया गया है प्रमुख नदियों का राज्य क्षेत्र और प्रवाह। ठीक है, बेसिन उपबेसिन नहीं, ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वाला, हाँ, ये सेक्शन आप बखूबी छोड़ सकते हैं, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। अब देख लेते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य कि हम गोवा किस प्रकार पहुंच सकते हैं। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। जो कैमूर श्रेणी है वह यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। टोंस एवं उसकी सहायक नदियाँ चचाई, केवटी, बहुटी और विंडम जलप्रपात का निर्माण करती हैं। विंडम जलप्रपात दोस्तों मिर्ज़ापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां भी मिलती हैं, इसलिए यमुना के पंचनद भी कहा जाता है। वैनगंगा बेगमगंज, अच्छा ये बेगमगंज है। बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसान नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। कौन सा बांध है? बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसान नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के डेहरी पर बना हुआ है। नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के डेहरी पर बना हुआ है। ताप्ती नदी भैंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। मैकाल के दक्षिण क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, जिसे वैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया है। बात करें सोन और उसकी सहायक नदी जो कि जालायित प्रतिरूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सोन और उसकी सहायक नदियाँ जालायित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारम या कारोम कंदरा का निर्माण करती हैं। पन्ना विंध्याचल श्रेणी से उतरने वाली सोनार तथा टोंस की सहायक नदी समांतर प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। चलिए आगे देख लें तो धसान नदी का नाम प्राचीन एवं मध्ययुगीन दशार्ण देश के नाम पर पड़ा है। धसान नदी का नाम प्राचीन एवं मध्ययुगीन दशार्ण देश के नाम पर पड़ा है। पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही के काशी तालाब से होता है।
अखरानी की पहाड़ियाँ एवं मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा गहरी कंदरा का निर्माण करती है। आगे देखें तो असीरगढ़ पहाड़ियाँ एवं नर्मदा की बीच निर्माण का मैदान स्थित है। नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से बने शैल समूह मिलते हैं जिन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। दोस्तों, ये कुछ विशेष तथ्य हैं, इनको आप बिल्कुल स्किप ना करें। थोड़े से बोरिंग हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बना लिए जाएंगे और हम यहाँ से गलत कर लेंगे। छोटी तवा नदी आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। मुंडला दोस्तदार योजना नर्मदा एवं क्षिप्रा लिंक परियोजना का अन्य नाम है। क्या नाम है? मुंडला दोस्तदार योजना। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर अनूपपुर जिला है, ठीक है, जो कि 8% है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर रतलाम जिला में है जो कि 126% है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि भूमिगत जल का विकास स्तर अधिकतम 4 जिलों में है जो है इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम आदि। ऐसे जिलों को काले जिले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काले जिले। चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में एक नज़र में, जिसका इंतज़ार हम इतनी देर से कर रहे थे। ये अंतिम चार्ट है इस चैप्टर का, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, फिर आगे अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। एक नज़र मारते हैं। चलिए इसको सेट कर लें पहले, ठीक है, ओके। आई होप आपको विजुअल होगा। नर्मदा नदी की जब बात करते हैं तो इसका उद्गम अमरकंटक, अनूपपुर या मैकाल हिल्स से होता है। इसका समापन खंबात की खाड़ी या गुजरात में जाकर हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में तवा, शक्कर, सेर, हिरण, बारना, हथनी, मान, कोटर, कारा और खुर्दी, कारजन आदि नदियां हैं। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है और संपूर्ण रूप से लंबाई 1312 किलोमीटर आंकी गई है। और अन्य नाम हैं शिवपुत्री और रेवा और नमोदास। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी महू के निकट जनापाव पहाड़ी इंदौर जिले से निकलती है। यह यमुना नदी इटावा के समीप उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो बनास, पार्वती, काली सिंध, शिवना, क्षिप्रा, कूनो आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी है और इसके अन्य नाम हैं कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही। क्या नाम है? कामधेनु, चर्मवती या नित्यवाही। सोन नदी है अमरकंटक। यह अमरकंटक नामक स्थान अनूपपुर जिले से मैकाल हिल से निकलती है। दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में जाकर यह मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सहायक नदियों में जोहिला, रिहंद, गोपद और कोयल आदि नदियां हैं। दोस्तों, हम इन नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। ये मात्र एक रिवीजन के तौर पर चार्ट दिया गया है, ठीक है। आप यदि कभी रिवीजन करें तो मात्र 10 मिनट में पूर्ण सारी नदियों को देख सकते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर 1-2 बार पहले अच्छी तरह से याद करना होगा, जब आपको ये चार्ट याद होगा। प्राचीन काल में इसे नंद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नंद के नाम से जाना जाता था। बात करें ताप्ती नदी की तो ताप्ती नदी बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में है। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियों में गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणवती, पूर्णा, शिवा आदि नदियां हैं।
विशेष तथ्य के बारे में बात करें, ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर, भुसावल और सूरत शहर स्थित हैं। ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर, भुसावल और सूरत शहर स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलती है। यह इसका मुहाना यमुना नदी में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ बीना, धसान और जामनी हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। माही नदी धार जिले के मिंडा गांव से निकलती है। यह खम्बात की खाड़ी गुजरात में जाकर समाहित हो जाती है। 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोम, चाप, अनास, जाखम आदि इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी को आदिवासी की गंगा कहा जाता है। वैनगंगा सिवनी जिले के मुंडारा गांव से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र में जाकर यह प्राणहिता नाम से अंतिम रूप से समाहित हो जाती है। 569 किलोमीटर इसकी संपूर्ण लंबाई है। पेंच, वर्धा, कान्हन और प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। वर्धा और वैनगंगा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। बात करें वर्धा नदी की, कालीभीत पहाड़ी, वर्धन शिखर, बैतूल जिले से यह निकलती है। और वैनगंगा नदी प्राणहिता के नाम से महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है और 525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पेनगंगा, मधु और बेम्बाला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र के सेवाग्राम और पवनार आश्रम वर्धा नदी के किनारे स्थित हैं। सिंध नदी के देख लेते हैं। सिंध नदी विदिशा की लटेरी तहसील से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में जालौन नामक स्थान पर यमुना नदी पर जाकर गिर जाती है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुंवारी, मऊहर, पाहोज, चौपन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती हैं। जो सिंध नदी है गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती हैं। कैन नदी के बारे में बात करते हैं। अहिरगांव, कैमूर हिल्स, कटनी। कैन नदी कहाँ से निकलती है? कटनी जिले के अहिरगांव जो कि कैमूर हिल्स पर स्थित है। और कैन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी पर जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। उर्मिल, चंद्रावल, मीढ़हसन, सोनार और गुदेन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्रदान किया है। बात करें पेंच नदी की, पेंच नदी छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से निकलती है और यह महाराष्ट्र में कान्हन नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई है 197 किलोमीटर। कुलबहरा और बोदरी इसकी सहायक नदियां हैं। द जंगल बुक के मोगली का गांव अमोदागढ़ पेंच नदी के किनारे स्थित है। बात करें शिप्रा नदी की, तो शिप्रा नदी काकड़ी बरडी पहाड़ी, इंदौर से निकलती है। यह चंबल नदी मंदसौर में जाकर समाहित हो जाती है। 195 किलोमीटर शिप्रा की लंबाई है। खान, गंभीर और सरस्वती इसकी सहायक नदियां हैं। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं तवा नदी, महादेव हिल्स, जिला होशंगाबाद और यह समाहित होती है बांद्राभान के निकट। नर्मदापुरम जिला, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये तवा नदी की बात कर रहे थे हम। तवा नदी महादेव हिल्स होशंगाबाद से निकलती है। यह नर्मदापुरम के निकट बांद्राभान नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। तवा नदी की कुल लंबाई 172 किलोमीटर है और देनवा, मालिनी और माचना, सुखतवा आदि नदियाँ तवा की सहायक नदियाँ हैं। यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बात करें टोंस या तमस नदी की, जिसका नाम है झुकेरी गांव। यह है मैहर में। झुकेरी गांव कहाँ है? मैहर में। गंगा नदी में जाकर यह नदी
मिल जाती है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जो 265 किलोमीटर टॉन्स नदी की कुल लंबाई है। बीहड़, महाना और बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। पूर्वा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। दोस्तों नोट दिया गया है, तवा नदी का वास्तविक उद्गम चेर कठारी महादेव हिल्स छिंदवाड़ा ज़िले से होता है, लेकिन आयोग मानेगा नहीं। ठीक है, तो जैसा चलता आ रहा है वैसा चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा नदियों का संपूर्ण चैप्टर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में परीक्षा धाम पब्लिकेशन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप इसके पहले के लगभग 7-8 वीडियो हैं वो देख सकते हैं। और यदि आपको इस बुक की संपूर्ण सीरीज करना है और MPPSC 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़ करना है तो टेस्ट सीरीज़ भी इसी चैनल पर अपलोड की जा रही है। यदि आपको वो भी ज्वाइन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जब भी ये वीडियो डालूँगा या अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपके चैनल पर सामने ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।